हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें जो आपके अर्थशास्त्र के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें अध्याय 2 है जी और पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, और दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, और द्वितीय क्षेत्रक को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीय क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्र को भी कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या गतिविधियां शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राथमिक क्षेत्रक है आपका, उसमें कृषि या कृषि से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियों में रखा गया है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्रक में सभी प्रकार के उद्योग हैं उनको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है और तृतीय क्षेत्रक में सभी प्रकार की सेवाएं उनको इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। आज केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारंभ हुए। इसमें पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं, इसमें से एक विकल्प सही है, उस सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही लिया जाता है। तो इसका आ भी सही हो जाएगा और बा भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन सा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है, तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं, यानी गन्ने का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? चीनी यानी शक्कर या गुड़ बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का योगफल कहलाता है। तो इसको कहते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम जीडीपी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, वेतन छुट्टी का प्रावधान तो किस क्षेत्र में दिया है? संगठित क्षेत्र में
वेतन भी मिलती है और छुट्टियां भी मिलती हैं, क्षेत्रक में होता है। दूसरा क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन प्राथमिक, इसमें बनना है प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। यानी मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहले खाली स्थान बनना है सार्वजनिक क्षेत्रक की राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जो सरकारी क्षेत्र होता है उसकी राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका होती है। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का बनना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ध्येय। इसमें आपको बनना है लाभ कमाना नहीं होता, ठीक है, लाभ कमाना नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या बनना है आपको? लाभ कमाना। नेक्स्ट है आपको 5वें नंबर का संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित एवं वेतन नियमित होता है। संगठित क्षेत्र क्या होता है? सरकारी क्षेत्र होता है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है? रोजगार सुरक्षित होता है और वेतन कैसा होता है? इसमें वेतन नियमित होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अगले। आगे देखिए, इसमें पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो वस्तुओं का उत्पादन किस में नहीं होता? तृतीय क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका प्राथमिक क्षेत्रक, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? ठीक है, तो इसमें सेवा क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और इसको हम तृतीय क्षेत्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में श्रमिकों में ज़्यादा अल्प बेरोजगारी है? तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में श्रमिक माने क्या होते हैं? मजदूरों में सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी होती है। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है उनको कुछ समय के लिए रोजगार मिल जाता है और कुछ समय वो घर पर बैठे रहते हैं, तो वो होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्रक कहते हैं इसको, या प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्रक को हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें क्या है? अल्प बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? तो सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? 5 गुना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? तो किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं और इसको अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्राथमिक क्षेत्रक में ये बेरोजगारी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लाखों शिक्षित व्यक्ति के पास रोजगार के अवसर नहीं है, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है तो उसको कहते हैं हम बेरोजगारी, या उसको कहते हैं खुली बेरोजगारी। यानी खुली बेरोजगारी क्या होती है? जब व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक होता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता है, उसको हम खुली बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है, या बेरोजगारी कहते हैं या खुली बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है मनरेगा में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? यानी मनरेगा के अंतर्गत हम 1 साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 625 जिलों में। यानी भारत के 625 जिलों में
काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य ऑब्लिक असत्य में दीजिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्य रूप से वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं की बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है जो काम करने में सक्षम है तो और जिन्हें काम की ज़रूरत है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2005 के तहत, मनरेगा के तहत यहाँ पर देखिए 150 दिन रखा है, लेकिन कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई, 100 दिन की। यदि यहाँ पर 100 दिन होता तो ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 150 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा, यानी द्वितीय क्षेत्रक को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो ये सत्य हो जाएगा, यानी इसमें सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों का योग होता है, यानी जोड़ होता है, यानी तीनों क्षेत्रों को जोड़ा जाता है। इसको हम सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती हैं। तो यह सत्य हो जाएगा, यानी संगठित क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर नौकरियाँ कैसी होती हैं, नौकरियाँ अधिक वेतन वाली होती हैं और कैसी होती हैं, नियमित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, संगठित क्षेत्र में नौकरियाँ कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती हैं। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है क्वेश्चन आपको टेबल आमने सामने लिखना है, जोड़ियाँ का मिलान करें। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है संगठित क्षेत्रक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कार्य के स्थान जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र में कार्य के स्थान है जहां रोजगार की शर्तें कैसी होती हैं, नियमित होती हैं, और रोजगार कैसा होता है, स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, जहां पर कार्यस्थल जहां रोजगार की अवधि अनियमित होती है, यानी कभी इनको रोजगार मिल जाता है, कभी इनको रोजगार नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, रोजगार की अवधि कैसी होती है, अनियमित होती है, यानी संगठित क्षेत्रों में नियमित रोजगार की अवधि और इसके बाद में असंगठित क्षेत्रों में अनियमित होती है। आगे क्वेश्चन है तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसको हम, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सरकार के स्वामित्व में होता है। ठीक है, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है, स्वयं का होता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, यदि खुद ही का होता है। अगला क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में ये छोटे छोटे प्रश्न हैं 2-2 नंबर के, इनको अब बाद में देखेंगे। आज केवल वेस्ट प्रश्नों का ही सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए आपका चैप्टर है, ये आपका अर्थशास्त्र का चैप्टर है और इसमें पाठ का नाम अध्याय 3 है जी, और पाठ का नाम है मुद्रा और साख। ठीक है, इसमें भी जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। अब इसके बाद में इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चलते हैं सीधे। देखिए यहाँ पर कभी कभी पूछ लेते हैं। देखिए प्लास्टिक मनी क्या होती है, प्लास्टिक मनी होती है। देखिए प्लास्टिक मनी
प्लास्टिक मनी को प्लास्टिक कार्ड भी कहते हैं। यानी आपने कभी कभी आपने एटीएम से पैसे ज़रूर निकाले होंगे, तो उसको हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मनी को प्लास्टिक कार्ड भी कहते हैं। यानी ये काय का होता है? प्लास्टिक का बना होता है, और जिसके द्वारा आप खरीदारी आदि कर सकते हैं। कार्ड की जानकारी को स्वचालित टेलर मशीन, इसको हम स्वचालित टेलर मशीन यानी एटीएम भी कहते हैं। आप जाते हैं एटीएम पे, कभी आपने पैसे ज़रूर निकाले होंगे, बैंक और इंटरनेट द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और डेबिट कार्ड। इसको देखिए, और भी यूपीआई का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसे का लेन देन कर सकते हैं, जैसे भीम ऐप है और फ़ोनपे वगैरह, इसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से इसमें दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें देखिए पूछा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी पहला प्रश्न है इसमें, मुद्रा के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? तो मुद्रा के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? मुद्रा में उपभोक्ता को लाभ है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ है, मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी मुद्रा से सभी को लाभ होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, ठीक है। जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से आपने 60 रुपये खर्च कर दिए और उसके बाद में 40 रुपये आप पे बच गए, तो उसको वो क्या कहलाएगी? बचत कहलाएगी, ठीक है। आय और उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1935 में। यानी कि इसको हम भारतीय रिजर्व बैंक को हम आरबीआई भी कहते हैं। यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और इसको हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विनिमय क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो विनिमय पहले क्या होता था? जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी तो उस समय हम वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु हम प्राप्त करते थे, तो उसको हम व्यापार उसके माध्यम से किया जाता था, उसको कहते थे हम वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का श्रेय किसको दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुद्रा को, ठीक है। अब मुद्रा से हम क्या करते हैं? कोई वस्तु खरीदते हैं, क्रय करते हैं। मुद्रा क्या होती है? पैसे, रुपए, उसको हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है। मुद्रा से हम कोई वस्तु बाजार से खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें हथकरघा, तो इसमें आपको खाली स्थान में बनना है कार्यशील पूंजी है, कार्यशील, हथकरघा कार्यशील, इसमें पूंजी तो भरा ही हुआ है तो इसमें बनना है आपको कार्यशील पूंजी है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ऋणों पर स्वयं सहायता समूह की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। यानी बैंक क्या करते हैं, जो हम पैसा उधार लेते हैं बैंक से, उसमें स्व सहायता समूह से अधिक ब्याज लगता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है चेक। इसमें पहली बनना चेक भारत की आधुनिक काल की मुद्रा है। यानी आधुनिक काल की मुद्रा क्या हो जाएगी, एक तो कागज़ की करेंसी नोट और चेक, और तीसरा हो जाएगा सिक्के। जो 1-2 के सिक्के होते हैं उनको कहते हैं हम सिक्के। तो चेक आधुनिक काल की मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें पहली कार्यस्थल में बनना है भारतीय रिजर्व बैंक ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्ड प्रणाली पर नज़र रखता है। यानी आरबीआई होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक है, तो औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। औपचारिक स्रोतों में कौन रहता है, एक तो आती बैंक और दूसरी आती सहकारी समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक क्षेत्रक ऋण की, इसमें बनना है आपको कम ऋण की कम दर अधिक होती है। यानी कि इसमें औपचारिक क्षेत्रक ऋण की ब्याज, इसमें क्या बनना है ब्याज दर। इसमें देखिए इसमें थोड़ी सी गलती हुई, तो इसमें आपको ब्याज दर अधिक होती है। जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं, औपचारिक क्षेत्र इसमें यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 में क्या करना है आपको, इसमें औपचारिक क्षेत्रक में ऋण की ब्याज दर यहाँ पर क्या करना है आपको, अधिक की जगह कम करना है, कम बनना है। ठीक है। इसमें तो ब्याज आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर कम होती है। यानी जो औपचारिक ऋण होते हैं, उपचार के स्रोत क्या होते हैं, जो बैंक और सहकारी समितियां हैं, वो उसमें ब्याज की दर क्या होती है, कम होती है। ठीक है। तो इसमें आपको कम बनना था, इसमें अधिक आ गया तो इसके स्थान पर आपको कम बनना है। ठीक है। अब इसके बाद में अगला है, देखिए प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। ठीक है। करेंसी नोट क्या होते हैं, कागज़ के नोट होते हैं। ठीक है। तो इसको जारी कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसको हम आरबीआई भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, पूर्व में हमने पढ़ा था 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। विनिमय का माध्यम क्या होता है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा से हम कोई भी बाजार में कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। जैसे हमें मोबाइल लेना है तो हमारे पास पैसे होंगे तो किसी भी दुकान से हम मुद्रा के माध्यम से अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम क्या होता है, मुद्रा होता है। अगला क्वेश्चन है, आजकल लोग अतिरिक्त नकद को लोग कहाँ जमा करते हैं। यानी अतिरिक्त उनके पास जो बचत के बाद में जो पैसा बचता है उसको लोग कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु से नहीं बनी, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है इसका आंसर, किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आवश्यकता को दोहरा संयोग। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं। तो जहां मुद्रा नहीं होती तो वहां पर क्या होता है, आवश्यकताओं को दोहरा संयोग उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से नोट अमान्य घोषित किए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 और 1000 के करेंसी नोट 2016 में अमान्य घोषित किए गए। और 8 नवंबर को तारीख थी उस दिन, 8 नवंबर 2016 में कौन से करेंसी नोट 500 के और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य अवलेख असत्य में दीजिए।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है औपचारिक स्रोतों में ऋण माने क्या होता है, जो हम पैसा उधार लेते हैं, लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। तो ये सत्य हो जाएगा। औपचारिक स्रोत होते हैं, औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से इसमें देखिए अनौपचारिक स्रोतों में किसको रखा गया, साहूकार है, मित्र है, दोस्त है। तो इसको अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं कठिन है। तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक मुद्रा सोने चांदी और तांबे जैसी कीमती धातुओं से बनी होती है। तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती से ऋण की चुनौती महत्वपूर्ण रूप से आय पर निर्भर है। तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्थक ऋणाधार कर्जदार मालिक की संपत्ति है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करते हैं उसका केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, आपको जोड़ियां बनाना है। तो जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 5 है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण क्या होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा SBI। यानी कि औपचारिक ऋणों में कौन आता है, केवल बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, SBI के ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा प्लास्टिक मुद्रा। इसको हम प्लास्टिक मुद्रा को ATM भी कहते हैं और प्लास्टिक मनी भी कहते हैं कभी कभी। विमुद्रीकरण का मतलब होता है मुद्रा को चलन से बहाल कर देना। तो विमुद्रीकरण कब हुआ था भारत में, 2016 में, 8 नवंबर 2016। इसमें 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है महाजन से ऋण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक ऋण। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये फिर 2 अंक वाले प्रश्न हैं। हम केवल आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही फोकस करेंगे ओनली। इसमें देखिए अगला चैप्टर है आपका अध्याय 4। इसमें अध्याय 4 है जी, और इसमें पाठ का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम हल करने का प्रयास करेंगे कक्षा 10। और इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चलते हैं सीधे। देखिए इसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम उदारीकरण। यानी सरकार द्वारा बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 1991 में। ठीक है, भारत में सबसे पहले देखिए किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया था, 1991 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। या वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो 1991 में। ये भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति, जैसे जमीन खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा। ठीक है,
अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण। ये कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये कभी 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है। तो देखिए, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। इसको कोई भी लाभ वैश्वीकरण के आने से नहीं हुआ है। ठीक है, कृषि क्षेत्र, इसको हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से, तो इसमें खाली स्थान में बनना है आपको, नई और उन्नत तकनीकी का लाभ स्थानीय कंपनियों को मिला। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों से, इसमें खाली स्थान में बनना है कम दरों पर सामान खरीदते हैं। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं तो वो क्या करती हैं, छोटे जो उत्पादक होते हैं उससे कम दरों में सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को, इसमें खाली स्थान में बनना है विदेशी निवेश कहते हैं। यानी कभी कभी इसमें 2 नंबर में पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि विदेशी निवेश किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। इसमें 2 नंबर में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बनना है आपको, विदेशी निवेश बनना है। ठीक है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो ये 2 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। एक से अधिक, क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। यानी एक साथ में एक देश से ज़्यादा उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व में लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यानी विश्व में लगभग 160, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। तो उसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991। या भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, तो 1991 हो जाएगा। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो 1991 हो जाएगा। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो फिर इसका आंसर 1990 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, 1991 में। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है। अब अगला क्वेश्चन है, आयात पर कर किसका उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार अवरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों से कौन संबंधित नियम बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WTO। ठीक है, और इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
संगठन, ठीक है, संबंधित नियम निर्धारित करता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द सत्य और ऑब्लिक असत्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला है, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी वैश्वीकरण के आने से भारत में जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो केवल अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन करती है, तो यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको जोड़ियाँ बनाना है, जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। तो इसमें देखिए सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उदारीकरण। या उदारीकरण किसे कहते हैं, तो सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे देशों से सामान खरीदना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयात कहलाता है। दूसरे देशों से हम कोई वस्तु मंगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉल सेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश एक विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1995। अब इसके बाद में आपका लास्ट चैप्टर है जी, इसका पाठ का नाम है विकास, ठीक है। इसमें देखिए अध्याय 1 है जी, और इसका पाठ का नाम है विकास। ये उसका अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर था। तो इसमें भी इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का परिणाम है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उस देश की जनसंख्या से की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, तो विकसित देश होते हैं तो उनमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सबसे बहुत अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो इसमें देखिए किसी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए सभी क्षेत्रों विकास निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, औसत साक्षरता स्तर भी देखा जाता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी देखी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए इन सभी चीज़ों को देखा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षय संसाधन। अगला क्वेश्चन है, HDI का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। HDI का पूरा नाम या HDI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। औसत आय को क्या कहते हैं और इसका और नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? औसत आय का और नाम है प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्यम। ना तो मध्यम माने होता है बीच का, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत किस श्रेणी में आता है पूछा गया है, तो मध्यम श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, GDP का पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी GDP का फुल फॉर्म पूछ लेंगे कभी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। यानी GDP में तीनों अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को जोड़ा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं GDP और इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं GDP और हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, आर्थिक विकास से जनता के, इसमें बनना है आपको जीवन, खाली स्थान में क्या बनना है? जीवन स्तर में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास से क्या होता है? जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, तो इसमें जीवन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात इसमें आपको बनना समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, भूमिगत जल, इसमें खाली स्थान में बनना है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या बनना है? नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय, इसमें देखिए 49 US डॉलर, इसको US और इसको जिकाई का संकेत है डॉलर, इसमें 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है। इसको क्या पढ़ेंगे आप? US और इसको पढ़ेंगे डॉलर का संकेत है 49,300, यानी 49 जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 49,300 US डॉलर या उससे अधिक होती है, उसको हम विकसित राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के, इसमें बनना है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कि भारत में सबसे गरीब राज्य है बिहार। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है भारत के बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की रिपोर्ट, इसमें बनना है आपको UNDP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट UNDP संस्था जारी करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 2,500 प्रति वर्ष या उससे कम होती है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है, यानी कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय US डॉलर, एक आय का चिन्ह है डॉलर का, इसमें S बना हुआ है, आप देख सकते हैं S बना है और इसमें S को बीच में से कटा हुआ है, तो ये काय का चिन्ह बन गया डॉलर का। तो आप देखेंगे US डॉलर 2,500 प्रति वर्ष या उससे कम होती है, उसको निम्न आय वाला देश कहा जाता है, निम्न आय वाला या गरीब देश कहा जाता है। अब इसमें देखिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, आप देखेंगे थोड़ा सा नज़र आपको ध्यान रखना है। देखिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 49,300 होती है, उसको हम
क्या कहते हैं, विकसित राष्ट्र या धनी देश कहते हैं, ठीक है। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, आप देखेंगे यहाँ पर, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $, 2500 प्रति वर्ष या इससे कम होती है, या तो इतनी या फिर इससे कम होती है, तो उसे निम्न आय वाला देश कहा जाता है, या उसको गरीब देश कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन, मानव विकास में पड़ोसी देश, इसमें बनना है आपको श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो इसमें बनना है आपको केरल, यानी कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य हमारे देश का कौन सा है, केरल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औसत आय को, इसमें बनना है आपको प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को हम और क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अब इसके बाद में इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, इसमें बताना है आपको, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, कोई एक लिखना है। तो इसमें जीवन प्रत्याशा भी देखा जाता है, उसमें साक्षरता दर भी देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है और स्वास्थ्य भी है, सभी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। मानव विकास सूचकांक की गणना इन सभी के आधार पर की जाती है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है दूसरा, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय और बटे में देश की कुल जनसंख्या, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय और फिर उसके बटे में क्या करते हैं, देश की कुल जनसंख्या। यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे देश की जो आय होती है पूरी, उसको हम ऊपर रख लेते हैं और हमारे देश की जो जनसंख्या होती है उसको हम बटे में रख देते हैं, तो ये प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसको प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या कर, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय को ऊपर रखते हैं, उसके बटे में देश की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष क्या है। तो राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है। तो कामकाजी महिला होती हैं तो उनके लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है। यानी कि देशों में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। यानी केरल राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं और इसलिए वहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा, केरल तथा बिहार राज्य में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय के बारे में, हमारे देश में सबसे अधिक धनवान कौन सा राज्य है, हरियाणा, ठीक है। यानी प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में सबसे किसकी ज़्यादा है, हरियाणा राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। तो मानव विकास रिपोर्ट करने किसके द्वारा की जाती है, UNDP के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2016 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सा आय वर्ग वाला देश है। तो आप देखेंगे मध्यम आय वर्ग वाला देश है भारत, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं। तो विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं अथवा परस्पर विरोध होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 4,
देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य अभिलेख असत्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, भूमिहीन ग्रामीण। भूमिहीन क्या होते हैं? जिसके पास जमीन नहीं होती है। ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BMI, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि गणना करने के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग में विभाजित किया जाता है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा, यानी लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों में डॉलर में की जाती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना काय में की जाती है? सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विकास में शिक्षा स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति आय शामिल हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी विकास में शिक्षा भी स्वास्थ्य भी और प्रति व्यक्ति आय सभी चीज़ों का को देखा जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान लिंगानुपात 1000 पर 943 है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 943। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में SDI, मानव विकास सूचकांक को SDI कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा, यानी कि मानव विकास SDI में जो भारत का क्रमांक है वो कितना है? 130। अगला क्वेश्चन है, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप देखें केरल में शिशु मृत्यु दर अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है, यानी शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? केरल में। ठीक है, और सबसे अधिक पैसे वाला राज्य है हरियाणा भारत का। अब इसके बाद में आपको टेबल बनाना है, तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है जी, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका अच्छे संसाधन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भूजल। ठीक है। दूसरा है विश्व विकास रिपोर्ट, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता राज्य, यानी सबसे साक्षर राज्य कौन सा है हमारा देश का? केरल है, यानी सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामकाजी परिवार की शहरी महिलाएं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है SDI में भारत का स्थान, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 130वां है। ठीक है, तो जीते आपके सभी जो आपका अर्थशास्त्र है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ चुका है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से एक बार देख लेना, 1-2 बार, तो आपको सारे प्रश्न अपने आप याद हो जाएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।